गुड आफ्टरनून सबों को मेरे भाई। चले हम लोग जो है क्वेश्चन को जैसा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है, जरा सा उसे हम लोग देखें। क्वेश्चन कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट में जो है, जो भी हमारे प्रतिकारक होते हैं उसके जो रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स के बीच जो है परस्पर जो है आदान प्रदान हो जाता है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर जो है कहता है द्विस्थिताओं की पहचान की, जिसमें पहचानने के लिए कह रहा है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, AgCl जो है वो टूट करके बना रहा है Ag+Cl2। ये तुम्हारा विखंडन अभिक्रिया हो गया भाई। यहाँ पर देखिए MgSCl, इसके साथ Cl चला गया भाई, ठीक है, H2 बनाया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इस पोटासियम के साथ Br जुड़ता है और यहाँ पर जो I है भाई। अब इसको इस प्रकार समझिएगा, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ऐसे समझ लेना मेरे भाई कि तेरी वाली मेरे पास, मेरी वाली तेरे पास, ऐसे समझ लो। इसका जो Br है वो किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ चला गया, देख लो, है ना। इसका इसके साथ चला गया और इसका जो ये किसके साथ चला गया भाई? इसके साथ चला गया। इसको कहते हैं द्विविस्थापनशील अभिक्रिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा नंबर आंसर हमारा जो है वो सही होगा, क्योंकि जब पोटासियम के साथ Br था वो चला जाएगा Ba के साथ, और I के साथ था I2 इसके साथ चला आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उनकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है। कहने का मतलब हुआ फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया, ठीक है। यानी जितना F है उतना ही क्या है? UV है, इनकार है भाई। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक है, तो प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, इसका मतलब कहाँ पर वस्तु को रखा गया? F पर रखा गया। और जब वस्तु F पर आता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है भाई? अनंत पर बनता है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा भाई? अनंत पर बनेगा। जैसे देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, F पर रखा हुआ भाई। यहाँ से जाएगा इस प्रकार से, फिर इधर गुजरेगा भाई। इसको जैसे से उतारेंगे पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई। अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी चालक के यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए। देखो भाई, धारा है और क्या है? विभवांतर है। धारा और विभवांतर और साथ ही क्या शक्ति में है, तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? यानी P किसकी किसी रिलेशन है भाई? तो P इक्वल टू आप जानते हो VI, ऐसा जानते हो ना भाई। अब देखो भी को क्या कह रहा है कि भी को जो है विभवांतर को 3 गुना कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? ये 3 भी हो जाएगा भाई। और I को क्या किया गया है ना, धारा को 2 गुना कर दिया गया। अब इसको 2I कर दिया गया भाई। जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? तो 6 टाइम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 6 गुना हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? D नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? आंख की आयरिस, फेफड़े की श्वास नलियां और मूत्र वाहिनियां। देखो इसमें अस्थि हो गया, तो ये तो चिकनी मांसपेशी होगी नहीं भाई। यहां भी अस्थि है, यहां भी अस्थि है, तीनों हट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंख की आयरिस, फेफड़े की सांस नलियां और मूत्र वाहिनियां, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब यहां देखो भाई, यदि 6 ओम मान लीजिए है, 6 ओम न,
क्या कहते हैं, समांतर क्रम में, सॉरी भाई, समांतर क्रम में कर, हम यहाँ पर क्या सीरीज लिख रहे थे, हमको लगा सीरीज में है। समांतर क्रम में कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। इस तीनों को क्या किया गया है, समांतर क्रम में कर दिया था, इसे बना दीजिए, है ना। ये हो गया 6 ओम, 9 ओम, 6 ओम हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई तो इक्विवेलेंट से निकालना है भाई, क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 6 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। 3 18, 9 दूनी 18, 3 18, कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 8/18 हो जाएगा, है ना। तो 8/18 हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसे लिखेंगे, 1/ER बराबर हो जाएगा 8/18। तो ER बराबर क्या हो जाएगा भाई, है डिस्टेंस हो जाएगा 18/8। 18/8 का क्या हो जाएगा देख लो भाई, यहाँ पर काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 नम्मा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एफिशिएंट, 2.25 ओम हो जाएगा, ठीक है। सीरीज नहीं कह रहा था, पैरेलल कह रहा था, ठीक है मेरे भाई। 2.25 जो हमारा क्या हो जाएगा, ओम हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होती है। तत्वों में स्थिति के अधीन क्या नहीं होती है भाई, तो संयोजकता, परमाणु का आकार, तत्व का रंग, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन। कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं हो रहा है, संयोजकता, पहला दिया वैलेंसी, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं भाई, है ना। और ये संयोजकता जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के कारण जो है हो सकती है। परमाणु का आकार, जैसे जैसे हम लोग जो है केंद्रक से दूर बढ़ेंगे, है ना, उसका जो है आकार क्या होगा भाई, बढ़ता चला जाएगा। तत्व का रंग, तत्व का रंग भी मतलब जो है बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होती है, तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होती है भाई, तो हमारा संयोजकता जो है नहीं होगी ना। संयोजकता जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो ये जो है तत्वों की स्थिति पर नहीं हो पाएगा मेरे भाई, है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो जो होगा वही हमारा क्या होगा वो है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि स्थिति के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तो संयोजकता हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सी बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेंस के मुख्य अक्ष का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मान लो कि ये उत्तल लेंस है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर हम वस्तु को रखेंगे तो आपतन अपवर्तन बिंदु यानी रिफ्रैक्टिंग पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर तो मुख्य अक्ष पर होगा ही होगा भाई, है ना। और सिर्फ हमको लगता है कि यहाँ ओनली प्रकाशी केंद्र हो गया, आपतन बिंदु तो नहीं होगा, है ना, अपवर्तन बिंदु भी नहीं होगा। तो आपका केवल आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रकाशी केंद्र होगा। बी नंबर आपका आंसर होगा। प्रकाशी केंद्र जब भी होगा तो प्रधान अक्ष पर ही होगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी s एक विशेष दिशा में समान वेग के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की तहत एस के लिए एक विशेष दिशा में समान वेग के साथ गति कर रहा है। ठीक है, क्या गया, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस। ठीक है, तो बल लगा रहे हैं एस और दूरी कितना हो रहा है, एस के लिए एक विशेष दिशा में विद्यमान है, तो यहां पर हो जाएगा बल हो जाएगा हमारा क्या का डब्ल्यू एफ एस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा मेरे भाई। 25 मीटर पर सेकेंड के वेग यानी त्वरण कितना है, ए दिया हुआ है हमको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और द्रव्यमान कितना है भाई, मास दिया हुआ है हमको 10 केजी। तो कहता है कि बल की मात्रा क्या होगी, बल यानी एफ निकालने के लिए कह रहा है भाई, एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, एम ए होता है। एम आपको दिया हुआ है 10 केजी और त्वरण क्या दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 न्यूटन, है ना, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा भाई 25 न्यूटन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Q2 निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। ध्यान रखिए भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो क्या होगा भाई, तो यहां पर जो है हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्लोरीन बनेगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, H3O प्लस Cl-। ठीक है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। देखिए क्या पूछ रहा है भाई, परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो आप जानते हो भाई कि किसी भी एटम में, जैसे मान लो ये कोई एटम है, इस एटम में जो नंबर में जो प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है भाई, है ना। अब कहता है परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये तो तुम्हारा जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं भाई, प्रोटॉनों की संख्या का योग नहीं, प्रोटॉनों की कुल संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन की संख्या की क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे, देखिए वायु में रखा हुआ ये कांच है, ठीक है, कांच के प्रिज्म प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है यहाँ पर भाई, एक मिनट, कांच का क्या है, ये प्रिज्म है, कांच के प्रिज्म पर ये रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एक प्रिज्म है कांच का, ठीक है, वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर जो क्या होता है, ये आपतित होता है, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुआ और अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। वेरी गुड, यहां से जा रहा है और इस प्रकार से जो है ऐसे ये बाहर निकल जा रहा है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ऐसे चला गया। अब बताइए, निकल जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पृष्ठ ए पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। ध्यान देना, देखो भाई हम लोग किससे जाइए, एयर जो जा रहा है वो क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, यह है सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब के जो है, अभिलंब से क्या होती है वो, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या दूर हटती है, दूर हट जाती है। ठीक है, तो अभिलंब से जो है दूर हट जाती है। विरल से जब सघन में जाएगा तो सॉरी, देखो यहां पर ध्यान दो भाई, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से, यह है हमारा विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। विरल माध्यम से मानते हैं अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो आई और आर का जो मान होता है, आई है वो ग्रेटर देन होता है किससे, आर से होता है। तो यहां पर कह रहा है कि आवर्तन कौन आपतन कौन से कम होता है,
एसी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। अब देखिए यहां पर जब ये जाएगा तो फिर ये क्या होगा, विलंब से जो है दूर हट जाएगा भाई, है ना। यहां पर जैसे आएगा फिर अविलंब से क्या होगा, ये दूर हटेगा, है ना। यहां पर दूर चला जाएगा, जब दूर जाएगा तो आई से बड़ा क्या होगा, आर होगा, है ना। बाहर निकलती है तो इनको खत्म जा कीजिए। ए बी ये परत है, ए बी है और ये ए सी है, इनका रहा है। ई पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम होगा, ये तो गलत लग रहा है। अपवर्तन का कोण अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से कम होगा। अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, सही है। दूसरा कहता है कि एसी पर अपवर्तन कोण जो होगा, एसी की बात जब करेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, एसी से कहां से जा रहा है, विरल से सेकंड में चला जा रहा है ना भाई। ये क्या दूर हटेगा तो आर ज्यादा हो जाएगा, आई कम हो जाएगा। तो यहां पर जो है अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से, अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, दोनों कथन सही है। तो यहां पर जो है दोनों कथन हमारा क्या है, सही हो रहा है भाई। ध्यान ये समझना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की ओर मुड़ती हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। यहां पर जो होगा हमारा आई जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा, यहां पर आई जो होगा है ना वो लेस देन आर होगा, सॉरी स्मॉल आर देखेंगे, ये आर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृत जीवी जैव निम्नीकरण पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अवघटित करते हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवघटित नहीं हो सकती है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अवघटित नहीं हो सकती। यहां पर जैसा ध्यान देना भाई, जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस होता है, यानी जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं भाई, वो पदार्थ उष्मा दाब से होते से अवघटित नहीं होते। ये बात हमारा जैसे सही है, 3 नंबर हमारा आंसर सही होगा मेरे भाई, क्योंकि ये अजैव मतलब है पदार्थ है, निम्नीकरण पदार्थ होते भाई। निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है। कांच साबुन और कागज के विनिर्माण में, कांच साबुन और कागज के विनिर्माण में, कांच साबुन और कागज में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है भाई, आंसर हमारा ये हो जाएगा। टूटी हुई हड्डी की सहारा इसमें तो इसका उपयोग किया जाता है, तथा को चिकना बनाने में भी किया जाता है ना। सब सही है, तो केवल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। हमने जो आपको जो क्रियाशीलता का क्रम जो आपको बताया था भाई, याद कीजिए, हमने कहा था एक नोमिक्स हमने दिया था आपको, ट्रिक दिया था, इसमें हमने कहा था कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फेरारी आए क्यों मिली, आई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये मैंने कहा था ये क्रियाशीलता का क्रम है। अब यहां पर देखो कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील नहीं है, तो तांबे से जो नीचे है वो क्रियाशील नहीं है, तो तांबे से नीचे कौन है भाई, देख लीजिए। तांबे से नीचे हमारा क्या है, एजी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एजी हो जाएगा। एजी जो है वो तांबे से नीचे है, देखो मेरे भाई, है ना। याद रखना, इसको हमने कहा था
कैटरीना कैटरीना ने कार मांगी। किससे मांगी ये मत पूछना, पूछ भी सकते हैं अभिषेक बच्चन से, कैटरी सॉरी अभिषेक बच्चन कहते हैं सलमान खान से। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फेरारी। हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ध्यान दो, कैटरीना हो गया के, ने एनएस हो गया सोडियम, कार सीएस हो गया कैल्शियम, मांगी एमजी से हो गया मैग्नीशियम, अल्टो एल हो गया एल्युमिनियम, जैन जेडन हो गया मतलब जिंक, फेरारी एफ ई से हो गया आपका जो है आयरन, हाई एच हो गया हाइड्रोजन, हाई क्यों सी यू हो गया कॉपर, मिली से हो गया मरकरी एच जी, सिल्वर हो गया ए जी, प्लेटेड पीटी प्लेटिनम एंड ऑडी ए यू। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है भाई, है ना। तो जो ऊपर है वो उतना ज्यादा क्रियाशील है, आंसर हो जाएगा हमारा ए जी। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन है, हेक्सेन का क्या होगा 6 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये 14 हो जाएगा। क्यों साइक्लोहेक्सेन? अच्छा एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन का मतलब इस तरह से नहीं भाई, साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या हम बनाएंगे उसको हम, एक मिनट ये नहीं होगा, ध्यान समझना भाई। साइक्लोहेक्सेन है ना, हेक्सेन का मतलब क्या हुआ, कार्बन 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 कार्बन। 6 कार्बन को जो है हमको क्या करना है, 6 कार्बन को हमको जो है इस प्रकार से हमको जो है इस प्रकार से जो है बनाना है भाई, साइकिल बना देना है। अब देखो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है ना, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर दे देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 देंगे तो इसका भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 देंगे तो इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देख लो भाई कितने, तो आंसर क्या हो जाएगा C6H12 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, 10 ओम 15 ओम 30 ओम के 3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? बस कुछ नहीं है, 1/RP बराबर जानते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है भाई। 1/RP बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूनी 30, यहाँ पर 3 2 5 1 6/30 हो जाएगा, 6/30 का मतलब हो जाएगा 1/5, तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पुरुषों में शुक्रवाहिकों को कौन सा कथन गलत है? गलत को चूज करना है मेरे भाई, याद रखना। कहता है द वास्ट डिफरेंस इन मैन एंड द ओविडक्ट इन वुमेन आर ब्लॉक्ड। पहला तो बिल्कुल सही है, ये अधिक प्रभावी विधि नहीं है जन्म नियंत्रण शल्य चिकित्सा। अच्छा गलत है, युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते निषेचन को रोकते हैं। ठीक है, इस बंदे कहा, ये आंसर आपका हो जाएगा, गलत है ना, ये बहुत प्रभावी विधि है भाई, यहाँ पर कह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? आप जानते हो कि बाएं नियम हाथ नियम में हम जो तीनों को जो है 90 डिग्री कोण से जो क्या करते हैं भाई, फैलाते हैं, तो 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तर्जनी मध्यमा अंगूठा को क्या करते हैं 90 डिग्री कोण पर जो फैला के रखते हैं भाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए, इसे फिर कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई। कार्बन यौगिकों में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होते हैं, है ना। दूसरा आंसर हमारा सही होता है ना। कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 24 ऊर्जा वाली 6 मीटर ऊंचाई वाली ठोस बेलन का, ये तो मैथ का सवाल है भाई, मैथ वाले सर बताएंगे। यहाँ पर कहता है कि चित्र में क्रमिक क्षय में चरणों को दर्शाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, ओके बाय। ठीक है, अब देखो यहां पे बात समझो कि ये 0.794 है और ये आपका 0.876 है। कल भी मैं आपको बताए थे कि 0.AB दोनों पर अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो दोनों को लिखेंगे और दोनों जितने पे रेकरिंग लगा उतना 9 लिखेंगे। अब यहां पे कह रहे कि एक पे रेकरिंग लगा हुआ है तो AB लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसको घटा देंगे और जितना पे रेकरिंग उतना 9 और जितना पे नहीं है उतना 0 कर देंगे। ये तो यहां भी देखो रेकरिंग आपका इन दोनों पे लगा हुआ है तो यहां से 794 और -7। अब यहां पे क्या करेंगे, रेकरिंग दोनों पर है और यहां पे 0। यहां पे 876 और -8 जिस पे रेकरिंग है उसको घटा देंगे, जितना रेकरिंग है उतना 9 और 0 कर देंगे। अब देखो यहां से आ जाएगा ये आपका 7, 94 में से ये घट जाएगा तो आपका ये 87 आ जाएगा और ये आपका आ गया इतना, प्लस यहां से अगर घटाएंगे 16 में से 8 आ गया तो ये 68 आ जाएगा, इतना घटकर आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम सेम हो जाएगा तो 8 7 15, 8 6 14, 14 1 5, 8 7 15, 15 और यहां पे 8 6 14 1 15, 8 7 15 हो गया, 5 ये हो गया, 8 7 15, 15 1 16 हो गया। तो यहां से आपको काटना है, काटने के देखना है कि कटकर कौन आता है। तो देखो 99 से कटना है, 9 से देखो काट के भाई, 9 से काटो तो 9 से इसको काटेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 9 इकाई 9, 75, 8 72, काटो, 9 इकाई 9, 5 5 10, 6 1 7। जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, बताओ तो भाई, कहीं जोड़ने में मिस्टेक नहीं हुआ है, देख लो कहीं। नौ से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, हटाओ, 9 से नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 5 से कटाओ। तो 5 से काटेंगे तो ये 198 आ जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 31 और 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 1 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल आपका ये दिया हुआ है, मतलब एक मूल आपका ये दिया हुआ है। याद रखना, जब एक मूल आपका ये दिया हुआ है तो याद रखना यहां से या तो इसको क्या करो, एक मूल में सेटिस्फाई कर दो, एक पुट करने के बाद कौन 0 हो जा रहा है ये एक सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा बात आप क्या कर सकते हैं, काम करो, सेटिस्फाई करो। ये एक मूल अगर किसी चारों इक्वेशन में किसी एक का है, अगर मानते इसका किसी एक का है, मतलब अगर उसको पुट करने पर देखेंगे तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में देखो तो 4 - 2√5 का क्या ये 0 होगा, देखो तो 4 चौक 16, 5 5 चौक 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 में 4 4 चौक 16√5 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस 16√5 और ये 4। क्या ये 0 हो जा रहा है, देखो तो ये आपका खत्म हो गया।
और माइनस ये 36, माइनस 36 ये 0 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई हो गया। कौन? बी सेटिस्फाई हो गया। बी आपका सेटिस्फाई हो गया। कौन सा सेटिस्फाई हो गया भाई? बी आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, करे सूरज 9 से 424 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में। धारा की विपरीत दिशा में मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कहने का मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 424। एक्स क्या है? नाव का चाल, वाई जो है धारा का चाल। अगर जब अपोजिट डायरेक्शन धारा इधर चल रहा है, धारा इधर जा रहा है, नाव इधर जा रहा है, तो घट जाता है। अपर ये बोलते हैं, अपर स्ट्रीम बोलते हैं, तो घट जाता है। तो ये कितना? 48 घंटे में जाता है। कितना घंटे में जाता है मेरे भाई? 48 घंटे में वहां पे अपने गंतव्य स्थान पे वो पहुंचता है। किसी को डाउट यहां तक? ये पहुंचता है, ठीक ना? ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तो ये आपका आ जाएगा 88 64 8 चौक 32, ये 8 8 चौक 32, 3 3 3 हो जाएगा। ये 3 3 इसी तरह बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से कि धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, धारा की दिशा में मतलब धारा भी चल रहा है और नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आपका जुट जाएगा। और क्या धारा की दिशा में 30 घंटा में तय करता है, उतनी ही दूरी को धारा की दिशा में कितना? 30 घंटा में तय करता है। तो यहां से आपका 1 हो जाएगा, 3 कहीं 3 12, 3 कहीं 3 12, 4 तिया 12, 3 कहीं 3 और यहां पॉइंट आ जाएगा। फिर आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरीके से चलते जाएगा। और यहां पे अगर 0 है तो यहां से क्या होगा? एक और पहले आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहां से x का मान यहां पे देखने को मिला कि यहां से x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकलने की बात की, तो यहां निकल गया। अब यहां से देखो निकालना किसको है? धारा की चाल, मतलब y का मान निकालना है। तो इक्वेशन आपका 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से एक बात समझो कि y का मान निकालना है तो यहां से इसको कटना पड़ेगा, तो इसमें से इन दोनों का अंतर निकाल दो। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 में 0 3 0 2 और यहां से आ जाएगा आपका कितना? इन दोनों का अंतर, सॉरी इन दोनों का अंतर निकालना है तो 0 0, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो यहां पे आ गया 8 और 11 में से 3 गया तो यहां पे आ गया 8। उसके बाद यहां पे बचा कितना? 13, तो 13 में से 8 गया तो 5 और यहां पे बटा 2 करेंगे तो यहां से आंसर हो गया कितना? 2 दूनी 16, इतना आंसर हो जाएगा। ये धारा की चाल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। करा कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। अगर ये रेट आपका 8.8% है, अर्धवार्षिक अगर बात किया गया है तो इसका रेट आपका आधा हो जाएगा, 4.4% हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब 4.4% हो जाएगा, इस बात का बोला गया। अब कह रहा है एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को आपको वहां पे 1 जनवरी को लगाता है, मतलब किसी वर्ष की शुरुआत में मान लेते हैं कि 2025 के शुरुआत में आपका 1 जनवरी को आपको इतना रुपया पेड 1924 रुपया यहां पे क्या करता है? वो आप चक्रवृद्धि पर ब्याज पर किसी ग्राहक को देता है। फिर क्या किया? 2025 के 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्या किया? फिर आपका 1924 दिया। तो बोला गया है, अब बोला गया है यहां पे कि ये फाइनल अंत होने का मतलब 2025 के दिसंबर तक हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो यहां से यहां तक जाने में ये 6 मंथ, ये 6 मंथ और यहां से यहां तक जाने में 6 मंथ, मतलब
1924 पर 1924 पर आपका 2 बार ब्याज लगेगा, 1924 पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो क्योंकि यहां पे 6 महीना, एक बार में यहां 6 महीना, एक बार में ये 6 महीना, ये पैसा 1 साल के लिए रहेगा और ये पैसा आप जो जुलाई में पेड करेगा वो 6 महीने के लिए रहेगा। तो 4.4 ये भी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो 4 4 8, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और यहां पे 44 का स्क्वायर करेंगे, 121 और गुना 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16 का 16, 16 का 16, 16 32, 32 और 1 33 और 16 का 16, 3 19, तो पॉइंट के बाद 2 अंक। और फिर आपका यहां से आ जाएगा 8 8 9936%। 55 अभी है, क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात समझना कि ये 1920 रुपया 1 जनवरी को स्टार्ट किया और दिसंबर तक जाना है, तो ये 1 साल लगा और 1 साल मतलब 6 महीना, 6 महीने पर आकलन किया गया। तो 6 महीने का अगर ब्याज की बात करें तो ये आपका कितना आ गया, इतना % आ गया। प्लस ये जो 1924 जो जुलाई को पेड किया इसमें 6 महीने का लगा और 6 महीने का रेट आपका कितना है, इतना है। ठीक है, इतना है, बात समझे? तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आप देखना सॉल्व कर ये आ जाएगा इतना। ठीक है, और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 8465 आ जाएगा। और इसको सभी को अगर जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 68, देखो कहां पे 68 है, 69। ठीक है, और यहां पे आपका आ गया 4 3 7 8 7 15 और 2 257 69 लगभग आंसर आ जाएगा आपका, कौन, ए आ जाएगा, लगभग ए इसका आंसर है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इस बात को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि यहां पे XZ जो है Y 5 के बराबर है और यहां से X का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका दे रखा है, X का वैल्यू, और इस पे Z लगा देंगे और Y का वैल्यू आपका दे रखा है कितना, इस पे 5 लगा देंगे। ये बेस सेम है तो पावर आपका सेम हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहां से Z का मान निकालना है, 9 5 45, ठीक है, 9 5 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसको काटेंगे, 0, तो अगर 45 रहता तो 5 से अगर इसको करेंगे 5 या 15, 8 5 40, मतलब 5 बार में एक भागा लगेगा एक बार। तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट कौन है, ऑप्शन नंबर ये, आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा 0.5654। ठीक है, 0.54 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? यहां पे बोला कि खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% का व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% का नगद छूट देता, मतलब एक 25% एक व्यापारिक नगद देता है और 8% का एक अलग से छूट देता है। फिर भी क्रय मूल्य का 1.73% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। तो यहां पे याद रखना कि मार्केट प्राइस जो होगा, एमआरपी जो होगा जिस वस्तु का, 25% का छूट दिया, व्यापारिक छूट देता अपने से, तो ये 100। अब व्यापारिक छूट देने के बाद 8% का एक नगद भुगतान अगर करेगा तो उसका 8% का छूट दिया, मतलब इतना रुपया इसका एसपी हो गया। अब सीपी पर कह रहा है कि इतना छूट देने के बाद भी बेचेगा तो इसको लाभ प्राप्त होगा, 17.3% के लाभ के बराबर लाभ होगा। इसका मतलब इसका एसपी जो होगा 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया। दोनों
एसपी आपका एक ही वस्तु का है, एक आपका मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद और एक सीपी पर लाभ होने के बाद, दोनों का डिस्काउंट सेम है। तो 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो गया और यहां पे एक 0 और लेंगे तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 25, यहां से अगर हम देख पाएंगे कि यहां से अगर 5 दूनी और यहां से देखेंगे 15 पछे 75 कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितना 46। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया मार्केट प्राइस और सीपी, है ना, मार्केट प्राइस और सीपी का रेशियो अगर देखने की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 25/8। एक काम करते रुको, इतना सॉल्व करने की, ठीक है सॉल्व करेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, 2 लगातार छूट मिला है तो 25 + 8 माइनस 25 × 8 बटा 100, तो 25 चौका 100, ये 2 बार में कर देंगे, आसान हो जाएगा यहीं पे। तो 25/8 आपका हो गया 33, 33 में से 2 चला गया तो ये 31% हो गया। चलो रहने देते हैं, यहां से डायरेक्ट हम 31% डिस्काउंट देंगे तो ये आपका 69% पर बेचेगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां से आपका आ गया मार्केट प्राइस और सीपी, तो ये आपका आ गया 170। तो लाभ कितना हो रहा है कि यहां पे बोला है, यहां क्या हो रहा है, माल के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट है, क्रय मूल्य आपका 69 है, क्रय मूल्य से कंपेरिजन किया कितना अधिक है, तो ये आपका 31 और 17, 7 1 8, 31 और 17 आपका 48 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, ये कट जाएगा आपका कितना बार में देख लो, ये कट जाएगा आपका कितना 9 7 63, ये आपका आ गया कितना 70%, ऑप्शन नंबर बी, 70% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70% ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझे। 59 का आ गया, यहां पे बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और यहां पे आपका x में से ये घटा, x में से ये घटा, मान लेते हैं x - 2, x - 4, ये आपका सबसे बड़ी भुजा है तो x हो जाएगा। अब देखो, ये इससे कह रहा है 2 कम है, इससे कह रहा है 4 कम है, ऐसी कौन सी संख्या है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो एक बात देखो, ट्रिपलेट आपका आ जाएगा 6 8 10, मतलब ये ऐसा ट्रिपलेट है, देखो 6 8 10, 6 8 10, मतलब इससे ये 4 कम है और इससे ये 2 कम है। यहां पे देखने को मिल रहा है कि इससे ये 2 कम है, इससे ये 4 कम है, इसका कहने का मतलब ये 6 होगा और ये 8 होगा और ये कितना होगा 10 होगा। तो एरिया निकल जाएगा आपका डायरेक्ट हाफ इंटू 8 × 6 हो जाएगा, तो यहां से आपका 3, मतलब ये 24 आंसर हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं, अगर ये ट्रिपलेट आपको याद रहेगा कि हम जानते हैं कि ये इससे 2 कम है, इससे 4 कम है, उससे 2 कम है, इससे 4 कम है, तो हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10, मतलब ये कर्ण से 4 कम हुआ, कर्ण से ये 2 कम हुआ, मतलब वो सैटिस्फाई हो गया। या अगर नहीं पता कर पाते हैं तो x - 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे। यहां से जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपका कितना आएगा 10 आएगा, वहां कैलकुलेट करके निकालना है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, मतलब 2 संख्याओं का योगफल आपका कह रहा है कि ये 35 है और इन दोनों का एचसीएफ जो कह रहा है, इन दोनों का एलसीएम जो है वो आपका 300 कितना है 6। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से ही आपको सॉल्व कर देना, ऑप्शन से ही सॉल्व कर देना है। 4 1 5, ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35 आ रहा है, ये भी 35, सभी जोड़ने के बाद आपका 35 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लघुत्तम संवर्तक निकालना है, तो लघुत्तम संवर्तक अगर निकालेंगे तो यहां पे आपका लघुत्तम सबसे पहले 21 और यहां पे ले लेंगे 21 है तो यहां पे 2, 21 दूनी आपका कितना आ जाएगा 42।
इसका ट्रिपले, इसका एलसीएम आपका 42 आएगा, लेकिन 306 नहीं आएगा। 8 सती 56, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 18 सती आपका यहां पे आ जाएगा 126, और 18 कहीं 18, तो 18 और 12 हो जाएगा कितना, 306। मतलब ये टच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और कोई भी बात नहीं होगा। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेना, इसमें आपको कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको क्या करेंगे, एलसीएम मिलेंगे, और वो 66 आना, तो 306 आना चाहिए, तो यहां से ये चीज देख पाए, तो ऑप्शन आ गया सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही है। यहां कह रहा है कि माद और बहुलक दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और -2 माध्य होता है। जब अगर क्वेश्चंस में आपको माध्य दिया हो, क्वेश्चंस में माध्य दिया हो, बहुलक दिया हो, माध्यिका, तो कोई भी अगर माध्यिका, बहुलक और माध्य का एक फॉर्मूला होता है ये। अब कह रहे हैं यहां से बहुलक दिया हुआ है 61.1 और ये माध्य दिया हुआ है, ये नहीं माध्यिका निकालना है, तो इसको x मान लिए, और माध्य दिया हुआ इतना, तो दुगुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17 और 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। ये इधर आके जुट जाएगा भाई, तो 3x ये उधर जाके जुटेगा, तो 4 1 5 होगा, 1 7 1 8 होगा, और 6 1 7 होगा, इतना आ गया। तो यहां से अगर काटेंगे इसका, तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 तिया 15, 9 तिया 27, और ये आपका आ जाएगा 59.5 इज द राइट आंसर। x निकल गया, मतलब यही आपका क्या है, मीडियन है, और माध्यिका इसी को कह सकते हैं, माध्यिका इसी को कह सकते हैं, ठीक है, माध्यिका भी इसी को कह सकते हैं। क्या बात समझे यहां तक? अगले सवाल की बात करते हैं कि यहां पे निकालना माध्य, माध्य बराबर क्या होता है। हम जानते हैं मेरे भाई कि माध्य बराबर होता है, माध्य आपका 54 दिया है, तो माध्य बराबर होता है कुल योगफल और बटा संख्या। तो यहां पे कुल योगफल की अगर बात करें, कुल योगफल की बात करें कक्षा CF, मतलब कुल योगफल की बात करें, तो देखो यहां से माध्य निकालना है, मतलब योगफल निकालना है, तो बारंबारता ये दोनों के बीच का कितना है 10, तो यहां पे आएगा 70 माध्य में, ये दोनों के बीच में कितना है 30, तो ये आ गया 330, ये दोनों के बीच में कितना है 50, तो ये 50x हो जाएगा, मतलब x बार आया है 50x बार आया है, तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 70, ये 70 कितना बार 9 बार, तो 9 7 आपका कितना आ गया 63, ये दोनों के बीच कितना है 90, तो 90y आ गया, ठीक है, और टोटल संख्या आपका 50 है। तो अगर ये जोड़ेंगे 70 30 आपका हो गया 400, 400 और 600, 400 और 600, तो 1030 प्लस 50x प्लस 90y, इसका माध्यिका होता है, माध्य करेंगे 50 से डिवाइड करेंगे तो माध्य, मतलब माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, संख्या टोटल 50 है, यहां पे कर दी, ठीक है, टोटल संख्या बोला है 50, यहां बोल रखा है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये उधर गुना हो जाएगा, तो 0 0 0 कॉमन होके कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5x और ये 9y, और यहां पे आ जाएगा 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 25 2 27, 5 चौक 20, 5 पचे 25, आपका यहां पे आ गया 27, यहां 7 6 और 1, ये आ गया 166, 167 यहां पे आ गया, इक्वेशन आ गया, और एक इक्वेशन आपका यहां से ये आ गया इतना, अब देखो यहां से क्या आएगा, ये कह रहा है टोटल 50 है, तो यहां से 7 11 ये 20 27, 27 खत्म हो गया, मतलब 27 प्लस ये टोटल संख्या की बात किया, तो ये आपका टोटल 50 है। तो यहां से बताओ x y का जो मान आएगा, x और y का मान आपका कितना आएगा 23 आएगा, x और y का मान 23 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन वहां पे और एक इक्वेशन यहां पे, मतलब दोनों इक्वेशन से हम निकाल देंगे।
निकालना किसका है, निकालना x का भी और y का भी मान को निकालना है। तो यहाँ 5 गुना कर दो, यहां भी 5 गुना कर दो, यहां भी 5 गुना कर दो, तो घटा दो, ये कट जाएगा। तो ये आपका आ गया 4y और ये आ जाएगा 5 तिया 15, 115। तो ये आपका 2 आ गया, 5 आ गया 52। तो ये आपका आ गया y बराबर 13 चौका 52, मतलब y यूनिट यहां से निकल पाया। तो x का मान कितना आएगा, तो ये y बराबर अगर यहाँ पे y बराबर अगर 13 निकल पाया तो ये आपका आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, y बराबर 13 तो x बराबर 10। तो यहाँ पे इसका सॉल्व निकालना है, इसका वैल्यू, तो 2 गुना आपका 10 और 3 गुना आपका 13। तो यहां से आ गया 20 प्लस 13 तिया 39, तो ये आपका आ गया 59। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये सवाल था, क्लियर है? कहीं पे अगर डाउट है तो बताओ। कह रहे एक दुकानदार पर एक्स मूल्य अंकित करता है, उस पर 20% का छूट देता है और दिए गए इसे छूट दिए गए मूल्य पर इतना % का वेट लगाता है। तो यहां पे एक बात समझा कि वेट लगाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, वेट लगाने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर अप्लाइंग इतना वेट ऑन द डिस्काउंट प्राइस। छूट दिए गए मूल्य पर उस पर वेट लगाता है। वेट लगाने का मतलब क्या होता है भाई, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य आपका x है, इस पर आप 20% का छूट दिया मतलब 80। अब इस पर क्या किया, वेट लगाने का मतलब हुआ क्या, इस पर आप ज्यादा अंकित करके वो बेच दिया। तो कितना अंकित ज्यादा करेगा, देखो 12% वेट लगाने के बाद उसको बेच दिया। छूट दिए गए मूल्य पर, ये छूट दिया गया मूल्य पर उस पर 12.5% का वेट लगाता है। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। मतलब 8 था, एक कम ना करके एक ज्यादा पर बेच दिया, मतलब ये जो मूल्य था इसको अब क्या कर दिया, 9/8 पर बेच दिया। तो यहां बेचा कितना में, इतना में, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 ठी 72 और ये कट जाएगा 0 बार में, ये कट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना, मतलब ये अंकित मूल्य आपका आ गया 480। वेट कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 था, वो वेटिंग लगा लिया कि हम 8 रुपया का माल 9 रुपया में बेच देंगे, वो वेट लगा, इसका मतलब 8 था, एक ज्यादा में बेच दिया, मतलब 9 रुपया में बेच दिया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि ये टोटल आपका 36,000 है। ये टोटल आपका जो है कुल बीमा जो है वो 36,000 का कुल बीमा है, कंपनी एक वर्ष में लगाती है, एक कंपनी अपना एक वर्ष में लगाती है। यहां पे बोला गया कि उस वर्ष के कितने अग्रिम बीमा, अग्रिम बीमा कहने का मतलब अग्नि बीमा, सॉरी अग्नि बीमा मतलब यहां पे फायर इंश्योरेंस, संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचे गए। तो देखो यहां पे बोला गया प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगर डीप में है तो डीप में आपका ये 2%, प्रॉपर्टी आपका बीमा 2% है और फायर आपका 6% है। तो यहां पे आपको कह रहा है कि ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, तो 6 दू 8% लगाया, तो यहां पे आ गया 8 छक 48, 8 तिया 24, तो ये इतना 2880 रुपया बीमा प्राप्त होता है। किससे किससे, ये आपका फायर इंश्योरेंस है और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से। ठीक है, फायर इंश्योरेंस से और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दोनों से आपका प्राप्त होता है। यहां से बोला गया एक्स की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू $45 रखेंगे तो यहां भी सेम आ जाएगा, 45। तो 45 आप रख नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं। सेक थीटा, याद रखिए एक्स का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका साइन कॉस स्क्वायर थीटा पाई साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
तो ये कट जाएगा एक बार में, एक बार में जब कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक ही बार में ये कट जाएगा, तो ये आपका कॉस थीटा है, तो ये आपका टेन थीटा, और ये आपका बटा ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका सेक थीटा आ जाएगा। ये आ गया, मतलब एक्स बराबर आपका ये आ गया। कोई दिक्कत है? यहां देख लो, एक्स बराबर ये आ गया। हम कैसे कैसे किए इस बात को ध्यान देना। अभी कह रहा है कि वाई बराबर आपका जो है सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, सेक थीटा को यहां लिख सकते हैं कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां से देखो एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा इंटू ये आपका आ गया कॉस थीटा, और देखो ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मतलब यहां से x इंटू वाई जो होगा इंटू 1, मतलब आंसर आपका आ गया ये सी आ गया। देख लो आंसर सी आ गया। मतलब यहां पे सबको क्या किए, इसको सभी को कॉस साइन में और कॉस साइन में चेंज कर लिए, एक्स वाला और वाई वाला, तो अपने आप आंसर तक पहुंच गए और देख पाए कि आंसर ये हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो संपूर्ण बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर और h प्लस आपका आर होता है। ठीक है, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि बेस और बॉटम और टॉप का एरिया और इसका आपका वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 पाई रहने देते हैं, आर का मान कितना है 24, और 24 प्लस 6 48, तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, इतना आंसर आ जाएगा। ये आसान था, एलसीएम निकालना था, आसान था आंसर। ठीक है, ये 91 का आंसर आ गया, 91 का आंसर आप देख पाए। ठीक है भाई, 91 का आंसर आ गया। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, चेंज करना है, चेंज करने के बाद आंसर निकालना है कि प्लस का अर्थ माइनस होता है, प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ प्लस होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, प्लस कर दिए, और गुना का मतलब होता है भागा होता है। ठीक है, और भागा का मतलब होता है गुना। तो पहले काम भागा का होगा, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, फिर उसके बाद गुना का काम होगा, तो 40 प्लस 17 तिया 51 और माइनस 5, तो यहां से आपका हो जाएगा 51, ये 46, मतलब 86 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल था, रीजनिंग का सवाल था। ठीक है, क्या करें, इसका धनात्मक वर्गमूल निकालिए। मतलब 93 का आपको निकालना है कि क्या, कि धनात्मक वर्गमूल निकालना है, 93 का आपको निकालना है कि वर्गमूल निकालना है, धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तो याद रखना कि यहां से आपका हो जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा 156, और 16 का हो जाएगा 256, और रूट वर्गमूल निकालना, रूट निकाल लेंगे। तो ये आपका आ गया 900, तो 900 का रूट आपका कितना आ गया 30 आ गया। मतलब आंसर आपका डी हो गया, आंसर आपका डी हो गया। बहुत आसान थे। एक वस्तु की अंकित मूल्य 5% छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। इसका कहने का मतलब वो खरीदता कितना 14, लेकिन 2 मुफ्त दिया, उसका मतलब वो 16 वस्तु लाया। मान लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य आपका 10 रुपया था, मान लेते हैं एक वस्तु का मूल्य आपका मान लेते हैं कितना है 10 था, एक वस्तु के मूल्य को हम मान लेते हैं कितना है 10 रुपया था, मतलब एमआरपी था, है ना, मान लो ये एमआरपी था 10 रुपया। ठीक है, एमआरपी था 10 रुपया। अब एमआरपी 10 रुपया था, तो एक बात बताओ कि 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, तो ये टोटल 16 वस्तु हो गया, 16 वस्तु का एमआरपी हो गया 160 रुपया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जब डिस्काउंट देखते होंगे, कहते हैं कि बाय 2 गेट 1, है ना, यहां कहते होंगे कि बाय 2 और गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो एमआरपी था,
एमआरपी था 3 2 1 3 था, 2 1 3 था, लेकिन आप लेकर गए कितना, आप लेकर गए 2, मतलब आपने पैसा दिया कितना का, आपने पैसा दिया 3 का, लेकिन लेकर गए 2 का। तो यहां से आपका टोटल घर लेकर गए 3 वस्तु, 3 एमआरपी हो गया और उसमें दाम लिया 2 का, मतलब 160, मतलब 16 था, एक वस्तु का दाम 10 रुपया, तो 160। इस पे कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट दिया, 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80, 5% का डिस्काउंट दिया है। देखो 160 रुपया में 2 वस्तु मुफ्त दिया, मतलब 2 वस्तु कहने का मतलब 20 रुपया फ्री दिया, तो 100 कितना हो गया, इतना, मतलब ये एसपी हो गया कितना, 140। एसपी कितना हो गया, 100। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि पूरे संव्यवहार में 33% का लाभ अर्जित होता है। यहां पे सबसे पहले कि बोला क्या है, 5% का डिस्काउंट दिया, तो इस पे 5% का अगर डिस्काउंट देंगे तो 5%, 14 पंचे 70, या 133, कितना देगा, 133, मतलब यहां पे देखने को मिला कि 133 रुपया है ना, 133 रुपया। अब यहां पे बोलो, देखो एमआरपी आपका कितना है, एमआरपी आपका 160 है, बेचा कितना में, मतलब इस पर भी आपको डिस्काउंट दिया, पहले इस पर दिया फिर 5% का डिस्काउंट दिया, ये इतना हो गया। अब कह रहा है यहां से करेमल से कितना परसेंट अधिक, तो देखो जब ये कह रहा है कि सीपी कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखना सीपी कैसे निकलेगा। यहां पे एक बात बताओ कि सीपी पर भी एसपी और एमआरपी पर भी डिस्काउंट देने के बाद एसपी, तो सीपी पर आपको प्रॉफिट होता है, कह रहा प्रॉफिट आपको 33% का हो रहा है, तो 133, ये आपका 133% के बराबर होगा, गुणा 100 करेंगे तो सीपी आपका 100 हो जाएगा, सीपी आपका 100 हो जाएगा। तो करेमल से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो कितना परसेंट अधिक है, तो 60% अधिक है, 60%। आंसर आपका ये हो गया, आंसर आपका ये हो गया आंसर। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं, फिर से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ, एक वस्तु का एमआरपी मान ली 10 रुपया, 1 रुपया भी मान सकते हैं आप, 1 रुपया भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जैसे बात, ये एक बात समझे, हम कुछ और समझाते हैं, चलो दिखाते हैं, दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं। जैसे मानते हैं एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपया है, ठीक है, मतलब यहां पे एमआरपी की अगर बात करें तो ये 16 रुपया एमआरपी था, ठीक है, इसको यहां पे बेच दिया तो 16 रुपया एमआरपी था, तो 16 रुपया एमआरपी था, इसमें 2 मुफ्त दिया, तो कितना बेचा, 14 रुपया, और फिर जो 14 रुपया था इस पर 5% का डिस्काउंट दिया, तो इस पर 5% का डिस्काउंट दिया, तो ये 3.3 हो गया, मतलब इसको बेच दिया 3.3 रुपया पर बेच दिया। अब कह रहा है कि इसको बेचने पर इस पर लाभ हो रहा है कितना, 33% का लाभ हो रहा है, मतलब यहां पे तो ये आपका कट गया कितना, 0.1, मतलब ये 10 रुपया, ये 10 रुपया था, ये 10 रुपया सीपी था, एमआरपी इतना, तो कितना अधिक में बेचा गया, 60%, 10 पर 6 तो 100 पर आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश की। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो यहां याद रखना है कि ये आपका 3 4 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका 5 7 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका 3 6 है। तो याद रखना, इसको 1/2, इसको कैसे शॉर्टकट करेंगे, 3/4 लिखो, इसको 5/7 लिखो, इसको -3/6 लिखो, और इसको फिर एक बार लिखो, मतलब यहां से लिखो और इस तरह से यहां पे ले आओ, इसका एरिया हो जाएगा, ये त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। और एक फॉर्मूला भी है, आप जानते हैं फॉर्मूला आपको ये होगा, x1 y2 माइनस y1, x2 y3 माइनस y3 माइनस y1, फिर आपका x3 y2 y1 माइनस y2, ये एक होता है, एक ये ऐसे शॉर्टकट हो जाएगा। देखो
ऐसे कैसे शॉर्टकट करेंगे, देखो यहां से 7 5 चुक 20, 7 21, 6 18। तो 5 चुक 20, 20 में से अगर 7 21, 21 कट जाएगा तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, 6 18। मतलब यहां पे आपका बच जाएगा कितना, 6 18, 7 21, ये आपका 7 17 बच जाएगा। फिर गुणा करें 7 21, 6 पंचे 30, 51, 51 और 4 तिया 12। तो 51 और 12 अगर खत्म हो गया तो 38, 12 39 हो जाएगा। तो माइनस आपका ये 39 हो जाएगा। ये 1/2 और यहां से आ गया ये माइनस, ये आपका मोड लगा हुआ नेगेटिव होगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये 21 सेंटीमीटर, 11 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 11 वर्ग इकाई हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है कि 2:3, 2:7, इसमें 14 की वृद्धि किया और इसमें दूसरी में मान लेते हैं कि ये आपका 2x है और ये आपका 7x है। इसमें 14 की वृद्धि किया और इसमें 6 की कमी किया, तो इसका रेशियो आ गया इतना। तो 3 दूनी 6x, 14 तिया 42 और 7 चौक 28x और 6 चौक 24। तो यहां से आपकी अगर बात करें तो ये 22x आएगा और ये उधर चल जाएगा तो 6 6 माइनस में। तो यहां से आपका माइनस ये भी होगा, कट जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा, x बराबर कितना 3। x बराबर 3 करेंगे तो मूलों का योगफल 7 3 9, 7 2 9 और 9 तिया यहां पे आ जाएगा कितना, मूलों का योगफल संख्याओं का योगफल आपका 27 आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चंस में परेशानी है तो वो कमेंट करो, कमेंट करने की बात करो, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम रहा तो वो बताओ, उसको हम कमेंट करो, उसको हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से, कोई भी क्वेश्चंस में अगर परेशानी है तो बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किसी क्वेश्चंस में अगर परेशानी है तो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नजर डालिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा जाए एक नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका स्टेटमेंट एजम्पशन से क्वेश्चन है। और ये क्या रहा है, तो स्टेटमेंट कहता है कि कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। यानी कि टैक्स में अगर बढ़ोतरी की जाएगी तो मध्यम वर्ग के जेब पर जो है उसका क्या होगा, तो असर पड़ेगा। तो देखिए यहां पर धारणाएं एजम्पशन नंबर 1 जो है ये आपका क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। पहला कहता है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। तो ये आपका पहला नंबर जो है ये आपका क्या होगा यहां पे, तो सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। अब देखिए अतिरिक्त खर्च ये कम होगा या ज्यादा होगा पैसा बचाने के लिए, ये आपका यहां पर निर्धारित नहीं है। इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 को अगर देखा जाए, 1 मिनट बाबू रुक जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है बाबू आपका निष्कर्ष नंबर 1 जो है यहां पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से स्टेटमेंट, जबकि यहां पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोल रहा है कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन यहां पहला नंबर धारणा कहता है कि वस्तुओं की कीमतों में, तो यहां वस्तु की चर्चा किया गया है, तो इसलिए पहला नंबर आपका यहां पे गलत होगा। और दूसरा कहता है कि मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। तो जाहिर सी बात है जब कर की वृद्धि होगी और जेब पर असर पड़ेगा तो आप अपने जो खर्चे हैं उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहां पर दूसरा नंबर एजम्पशन आपका सही होगा, पहला गलत। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल पूर्वधारणा नंबर 1 2 जो है आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए।
आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में यहां पर क्या पूछ रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी निश्चित संख्याओं में एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी जो है वह ए के दाईं ओर चौथे, अगर मानिए ए का स्थान ये है तो इसके दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाले स्थान डी का है। फिर बोला गया बी डी के दाईं ओर तीसरा है, बी जो है डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाले स्थान बी का हो जाएगा। फिर आगे कहता है सी ए के बाईं ओर पांचवा, ए के बाईं ओर पांचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाले स्थान सी का हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो बी और ई के बीच 1, 2, यहां पर 2 व्यक्ति, ई का स्थान इधर जाएगा, इधर इसलिए नहीं रखेंगे तो डी यहां पहले से है इसलिए ई का स्थान यहां पे नहीं हो सकता। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो पंक्ति में बैठे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल जोड़ लीजिए 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहां पर अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व्यक्ति हैं। तो यहां पर सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी 3 का आंसर ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग नजर डालेंगे। यहां पर बोल रहा है 6 मित्र हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। बोला एस की लंबाई केवल अन्य मित्रों से, केवल अन्य, यहां होगा केवल 4 अन्य मित्रों से अलग है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे त्रुटि है, इसको सुधार कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 6 मित्र हैं तो 6 का स्थान दे दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बोला गया एस की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, मतलब 4 से अधिक होगा तो 1, 2, 3, 4 यहां पर हो जाएगा एस का स्थान। फिर आगे सवाल में कहता है कि आर की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, अगर केवल 1 से होगा तो आर का स्थान यहां पे हो जाएगा। फिर आगे आपका कहता है कि यू की लंबाई टी से अधिक, और यू की जो लंबाई है वो टी से अधिक है, अधिक लेकिन पी से कम, और यू की लंबाई पी से कम है, और P की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। अगर P की लंबाई सबसे अधिक नहीं तो यहां पे नहीं होगा, तब P का स्थान आपका यहां पे होगा, U का स्थान यहां और T का स्थान यहां। तब एक व्यक्ति बचता है Q, तो Q का स्थान यहां हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा सभी मित्रों में किसकी लंबाई दूसरी सबसे अधिक होगी। तो अगर दूसरी सबसे अधिक होगा तो सबसे ज्यादा Q है, दूसरा सबसे ज्यादा यहां S की लंबाई है, तो आपका सही आंसर होगा S, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। तो 4 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। 4 के बाद 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है। 5 नहीं, यहां पर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा सा नजर डालने का प्रयास करिएगा और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी महिला अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है तो इस वाले भाग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शा रहा है डॉक्टर को। आप पूछा कितनी महिला अभियंता, तो ये है आप बाबू, ये जो है ये दर्शाता है महिला को, ये है आपका अभियंता। इसमें कितनी महिला अभियंता ऐसी हैं जो कि आपका डॉक्टर भी है, जो कि क्या है, महिला अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं। अच्छा ये तो ड्राइवर को दर्शाता है, ये डॉक्टर नहीं है। 1 मिनट, डॉक्टर को दर्शाने वाला भाग जो है वो आपका ये है, ये दर्शाता है डॉक्टर को। इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी इधर तीनों में, तो तीनों में देखिए ये संख्या 22 आपका दर्शा रहा, तो सही आंसर यहां पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। 9 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो 16 में बोल रहा है कि स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम की ओर है। स्तंभ ए जो है स्तंभ बी के पश्चिम, अगर मानिए बी यहां पर है तो इसके पश्चिम दिशा में यहां पर ए है। फिर आगे लाइन कहता है कि स्तंभ डी के उत्तर में है और स्तंभ डी के उत्तर में, यानी ए जो है ये स्तंभ डी के उत्तर में, तो डी का स्थान आपका यहां हो जाएगा।
फिर आगे कहता है स्तंभ ई स्तंभ डी के पूरब में, ई जो है वह डी के पूरब में, तो ई का स्थान यहां। फिर आगे कहता और सी और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में, स्तंभ सी जो है वो डी के पश्चिम दिशा में है, तो ये स्थान होगा। फिर आगे कह रहा है कि स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ डी की स्थिति क्या है, तो देखिए स्थिति क्या है, बी का स्थान यहां है, यहां से ये डायरेक्शन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर डायरेक्शन नॉर्थ होगा, नीचे आपका साउथ, राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच का ये दिशा आपका कहलाएगा साउथ वेस्ट, तो आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 के बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए विद्यार्थियों की एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वां और पंक्ति के दाएं सिरे से 48वां है। तो अगर पंक्ति के बाएं सिरे से है 32वां और दाएं सिरे से है 47वां, दोनों को जोड़कर आप उसमें एक घटा दीजिए, तो 2 और 7 हो जाएगा 9 और 3 और 4 हो जाएगा 7, 79 में से 1 जाएगा तो नंबर होगा 78, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या आपके कितने हो जाएंगे 78। जब सवाल में बोला गया कि पंक्ति में बोला गया कि एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान जो है वो बाएं सिरे से 32वां, अगर बाएं से 32वां है तो 31 व्यक्ति के बाद, और दाएं से 47वां है यानी 46 व्यक्ति के बाद, 46 31 77 77 और 1 हो जाएगा 78, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 78। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 21 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग नजर डालेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोग नजर डालने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये सीरीज का क्वेश्चन, और बाबू यहां पे नंबर दिया गया आपका 1, फिर है 2, उसके बाद है 11, फिर है आपका 36, उसके बाद है आपका 85, फिर दिया गया क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है आपका 287। अगर यहां नंबर के बीच आप अंतर देखें तो ये अंतर किस रूप में है, तो हम देख रहे हैं 1 और 1 2, पहले यहां पर 1 जोड़ा, फिर 2 और 9 हो गया 11, यहां पे 9 जोड़ा गया, 11 और 25 आपका होगा 36, यहां 25 जोड़े गए, 36 और 85 यहां पर अंतर है आपका 49 का। तो आप यहां पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाते हैं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो पहले 1 3 5 7, तो आगे हम रखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपका होता है 81, तो यहां अंतर जाएगा 81 का। तो यहां पर हो जाएगा 5 और 1 6, 8 8 16, 166 सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 9 2 11, आगे अंतर जाएगा 11 के स्क्वायर का, यानी 121 का अंतर होगा आगे, तो 166 में 121 जोड़ेंगे तो नंबर हो जाएगा 287। तो यहां पे सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 के बाद 22 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू आपसे बोल रहा कि 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बोला ये संख्या आपको दिया गया, उदाहरण के लिए 6 9 7 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए यहां नंबर है आपका 429, उसके बाद है आपका 847, फिर नंबर दिया गया है 922, उसके बाद है 213 और फिर दिया गया है 757। अगर इसको हम आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाएंगे तो इसको सजाइएगा तो हो जाएगा 9 4 2, फिर होगा आपका 8 7 4, फिर आगे यहां होगा 9 9 2, फिर यहां हो जाएगा 3 2 1 और यहां होगा 7 7 5। तो केवल एकमात्र संख्या आपका 922 है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसके कारण आपका सही आंसर जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी का। 22 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोग नजर डालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर
तो 25 में देखिए ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी। अगर यहां हम अंतर देखें तो देखिए 2 और 6, 8, पहले 6 का अंतर है यहां पर, फिर देख रहे हैं 6 और 2 -4 किया गया, फिर यहां देखिए 8 और डी फिर -4 है, और यहां है 14 और 9 माइनस यहां पर 5 किया गया, यानी पहले 6 जोड़ा फिर -4 -4 -5। इसी प्रकार यहां जब चलेंगे तो देखिए लेटर है एफ, -6 पहले +6 तो लेटर हो जाएगा एल, माइनस करेंगे 4 तो 19 में से 4 जाएगा 15, 15वां लेटर आपका हो जाएगा यहां पर ओ। फिर चलिए ध्यान दीजिएगा, तो उसके बाद फिर -4 तो 23 में से 4 जाएगा तो 19, 19वां लेटर एस, और फिर आपको -5 करना है तो 12 में 5 जाएगा तो 7, 7वां लेटर जी। आपका सही आंसर होगा LOSG। यहां जो अंतर है, 4 का अंतर है, फिर -4 का अंतर है, और उसके बाद -5 का अंतर है, और आपका सही आंसर हो जाएगा LOSG। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कर रहा है। 27 नंबर को थोड़ा सा आप लोग प्रयास। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो यहां पर देख रहे हैं बाबू, ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितने गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक हैं और ना ही अभियंता, कितने ऐसे गैर स्नातक हैं जो कि ना तो प्रशासक, तो स्नातक आपका ये विर्थ है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, और ये अधिकारी होनी चाहिए, तो अधिकारी ये त्रिभुज को दर्शाता है, लेकिन वह प्रशासक नहीं हो। अगर प्रशासक नहीं होगा तो आप इस 17 को नहीं, केवल ये 9 और ये 67 को लेंगे, तो 67 और 9 जब जोड़िएगा तो नंबर होगा आपका 76। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67 और 9 बराबर आपका नंबर हो जाएगा 76। तो आंसर दीजिएगा, यहां पर आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 28 के बाद आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या आपसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 36 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं लेकिन ना तो दानदाता और ना ही फील्ड वर्कर हैं। अगर दानदाता नहीं है तो स्वयंसेवी ये है, दानदाता मतलब इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, और इसमें नहीं जाना है यानी दानदाता नहीं है। फिर बोला कि वो फील्ड वर्कर नहीं, तो फील्ड वर्कर नहीं है तो इसमें भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो पर्यवेक्षक होना चाहिए, तो पर्यवेक्षक तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तो जितने भी अंक हैं दोनों में वो सभी आ रहे हैं, मतलब 0 ऐसी संख्या है जो कि स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक हैं। इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या, 37 क्या कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ YZ A B C और D एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक संख्या 1 है, तो सबसे ऊपरी हो जाएगा 6, 6 के बाद होगा 5, उसके बाद होगा 4, फिर आपका हो जाएगा 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद हो जाएंगे 1। ये 6 अलग अलग मंजिल पे रहने वाले लोग हैं। अब देखिए इसमें बोला क्या गया, बोल रहा है डी और सी की मंजिलों के बीच केवल वाई रहता है, बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता, और जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जेड सबसे नीची वाली मंजिल पे रहता है, और बी जो है सम पे रहेगा लेकिन 6 पे नहीं, तब या तो 4 या फिर 2 पे रहेंगे। और फिर बोल रहा है डी बी के ठीक ऊपर, अगर यहां रखते हैं और डी को बी के ऊपर रखेंगे तो डी और सी के बीच में एक व्यक्ति हो नहीं पाएगा, इसलिए बी का स्थान यहां दूसरा होगा, इसके ठीक ऊपर ये वाले स्थान डी का हो जाएगा, और डी और सी के मंजिल के बीच केवल वाई, तब सी का स्थान यहां, वाई का स्थान यहां, ये स्थान हो जाएगा ए का। तब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तो सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल यानी छठे मंजिल पर यहां पर देख रहे हैं ए रहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो 37 का जो आंसर देंगे वो आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर डी। 37 के बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर
आर्टिस आपका क्या कर रहा है? तो आर्टिस में कह रहा है कि 4 मित्र अमन, रेणु, मोहन और राकेश एक वर्गाकार मेज के 4 कोने पर बैठे हैं। तो देखिए ये है आपका वर्गाकार मेज जिसके चारों कोने पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि अमन रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में। राकेश जो है वो मोहन के ठीक दाईं ओर। तो अगर मोहन का स्थान यहाँ है तो इसके ठीक दाईं ओर ये वाले जो स्थान है ये आपका हो जाएगा राकेश का। और फिर आगे लाइन कहता है कि अमन मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में। अमन मोहन के बाईं ओर, तो ये वाले स्थान जो है ये आपका हो जाएगा किसका? अमन का। तो जब 3 व्यक्ति बैठ गया, एक व्यक्ति बचा है रेणु, तो रेणु का स्थान यहां पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? पहला कहता है रेणु मोहन के विकर्णता सामने बैठी है। जाहिर सी बात है यहाँ रेणु जो है मोहन के विकर्णता सामने है, तो आपका सही आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आर्टिस्ट का जो आंसर यहाँ पर देंगे बाबू वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कर। 41 में पूछा कि यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अक्षर हटा देंगे तो डी हट जाएगा, आर एक्स टी, उसके बाद एच सी के टी ए, फिर टी, और उसके बाद लेटर आर आपका हट जाएगा। अब आपसे पूछा गया तो निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा? तो टोटल गिनती कर लीजिए कितना है आपका। तो टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 है, यानी जो 10वें नंबर पर होगा वो बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, ये हेज जो है आपका ठीक बीच में होगा। तो सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कर रहा है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे नंबर है बाबू 5 30 6 42। तो यहाँ पर है 5 गुना 6, यानी एक बढ़कर गुना किया जा रहा है। 5 गुना 6 हो गया 30, 6 गुना 7 आपका हो जाता है 42। तो 7 गुने करेंगे कितना? 8। तो 7 गुने 8 बराबर 56। तो आपका सही आंसर जाएगा 56, ऑप्शन नंबर बी। 44 के बाद अगला क्वेश्चन 45 नंबर। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट आपका क्या कर रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है ई ग्रेटर और इक्वल है आपका आर। फिर अगला स्टेटमेंट है आर इक्वल एस, एस लेस देन और इक्वल टी, टी लेस देन है एन, एन ग्रेटर देन ओ, ओ इक्वल है आपका जेड। पहला कंक्लूजन ई ग्रेटर और इक्वल एस, ई से एस देखिए ग्रेटर और इक्वल दोनों है, यहां भी ग्रेटर और इक्वल, ई के तरफ ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर, पहला नंबर सही। दूसरा करा टी ग्रेटर और इक्वल ई, टी से ई अपोजिट डायरेक्शन सिंबल, दूसरा नंबर कंक्लूजन गलत। आर ग्रेटर देन एन, तो आर के तरफ लेस है जबकि यहां ग्रेटर है, तीसरा भी गलत। यहां बोल रहा है टी लेस देन जेड, टी से जेड के बीच यहां अपोजिट डायरेक्शन सिंबल है, तो ये कंक्लूजन भी गलत होगा। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर देंगे बाबू वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। 45 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या है? 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि राघव अपने घर से निकलने के बाद बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोला 16 किलोमीटर ये उत्तर दिशा की ओर, तो ये हो जाएगा इसका 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में। फिर आगे कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता और 10 मीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ा है, चला है 10 मीटर। फिर आगे कहता है दाईं ओर मुड़ता और 17 किलोमीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला है? तो ये चला है टोटल 17 मीटर। फिर आगे कहता फिर दाईं ओर मुड़ता और 13 मीटर, यहां से दाईं ओर मुड़ा और ये चला है 13 मीटर, तो ये हो गया 13। फिर आगे क्वेश्चन कहता हुआ अंत में दाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, यहां से दाईं ओर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर आएगा, तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तब पूछ रहा है कि बिंदु पी ड्राइव करता और बिंदु पी पर रुक जाता, ये हो गया पी और ये है आपका पॉइंट ए। तब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बाबू कि बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में? तो पी से ए तक पहुंचने के लिए उसे पूर्व दिशा में 10 3 13 3 किलोमीटर यहां चलना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो 47 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी।
47 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 63 को देखा जाए कि 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला गया। 63 नंबर के क्वेश्चन पर आप सभी ध्यान देने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 तो चलिए यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और गार्ड का कोड दिया गया है किस रूप में, LDYTE के रूप में दिया गया है। GUAU सॉरी एक मिनट, यहां दिया हुआ है GAURD और इसका कोड लिखा गया है LDYTE के रूप में। तो यहां देखिए अंतर क्या है, तो G का पोजीशन 7, A का 1, U का 21, R का 18, D का 4। यहां देखें तो L का 12, D का हो जाता है 4, Y का 25 और T का होता है 20, E का हो जाता है 5। सभी के बीच अगर हम अंतर देखें तो 7, 5, 12, पहले यहां पर 5 जोड़ा, फिर देख रहे हैं 1, 4, फिर यहां पर 3 जोड़ा गया, फिर है 21, 25, फिर यहां पे 4 जोड़े गए, फिर है 18, 20, फिर यहां पर 2 जोड़ा गया, फिर है आपका 4, 5, फिर यहां पर 1 जोड़ा। यानी पहले अंतर 5 का, फिर 3 का, फिर 2 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ये अंतर चल रहा है। तो इसी प्रकार अगर यहां देखें तो 3, 5, 8 प्लस यहां पर 3 है, फिर प्लस आपके 4 है, फिर प्लस 2 है, फिर प्लस 1 है, सेम अंतर है। हॉर्स का कोड आपसे पूछा तो हॉर्स का कोड का आंसर दीजिए। लेटर है HORSE। यहाँ H का 8, O का 15, R का 18, S का 19, E का हो जाएगा बाबू 5। अगर यहाँ अंतर देखें तो 8 और 5 13, 13वां लेटर आपका हो जाएगा M। फिर अंतर जाएगा 3 का, तो 15, 3, 18 और 18वां लेटर हो जाएगा आपका R। पहले यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, फिर जोड़िएगा 3 के बाद 4, तो 18 4 आपका होगा 22 और 22वां लेटर हो जाएगा V। फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 19, 2, 21, 21वां लेटर U और फिर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 5, 1, 6, छठा लेटर F। इस प्रकार आपका सही आंसर जाएगा MRVUF। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। तो 63 का जो आंसर देंगे वो आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर ए। 63 के बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या कह रहा है। तो 65 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो 65 बोल रहा है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में ए से लेकर जी तक एक सीधी पंक्ति में है। ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सवाल बोल रहा है एफ और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। अगर एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है तब एफ का स्थान यहां होगा, इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। बोल रहा है एफ और ई के बीच में 3, तब ई का स्थान इधर जाएगा, 1, 2, 3, ई इस वाले स्थान पे बैठेगा। फिर आगे कहता है डी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी डी के लिए ये दोनों स्थान आपका नहीं होगा। आगे बोल रहा है डी ए के दाईं ओर दूसरे हैं, ए के दाईं ओर अगर दूसरा होगा तो ए को यहां बैठाएंगे नहीं, ए यहां रखेंगे तो दाईं ओर दूसरा, एफ और डी बराबर होगा, तब ए का स्थान यहां होगा, इसके दाईं ओर दूसरा, डी का स्थान यहां हो जाएगा। अब आगे कहता है जी बी के दाईं ओर बगल में है, जी जो है बी के दाईं ओर, तब बी का स्थान यहां, इसके दाईं ओर जी का स्थान यहां, तब एक व्यक्ति आपका बचता है सी, तो सी का स्थान यहां हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पे बी बैठा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। 65 के बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कह रहा है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपर्युक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ऐसे सिंबल ढूंढना है जिसमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक, यानी 2 सिंबल आपका। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक सिंबल ये है जिसके ठीक बाद में एक विषम संख्या है, ठीक पहले एक सिंबल है। अगर इसके बाद देखा जाए और सिंबल को अगर देखें तो कहां पर है, जहां विषम भी हो विषम भी हो, केवल एक ही है यही सिंबल, इसके अलावे कोई और सिंबल हमें नजर, ठीक पहले एक प्रतीक, ऐसे प्रतीकों की संख्या आपको बतलानी है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, यहां सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर देंगे, चलिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 71 एक सिंबल और है बाबू, एक मिनट देखिएगा, एक सिंबल यहां पर है ये, तो इसके ठीक बाद यहां भी एक विषम संख्या, ठीक पहले एक सिंबल है,
तो ऐसी संख्या है आपका प्रतीकों का यानी सिंबल की संख्या है 2, तो 71 का सही आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए 71 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। 75 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। चलिए देखिए, यहां बोला गया इन दो नंबरों के बीच जो रिलेशन है 14 और 98 वैसा ही किस ऑप्शन में है। तो देखिए 14 और 98 में क्या रिलेशन है, तो 14 और 98 यहाँ पर अगर देखें तो 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, 196 भागा 2 करेंगे तो 2 नंबर 18, 2 8 16 नंबर हो जाता है 198। ऐसा अगर रिलेशन देखें तो यहाँ हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। कैसे? तो देखिएगा नंबर है 6 और 18, तो यहाँ पर होता है 6 का स्क्वायर बाबू आपका 36 और 36 भागा 2 करेंगे तो नंबर हो जाएगा 18। तो इस प्रकार आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। 75 के बाद 76 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है और देखने का प्रयास करें कि 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो हम यहाँ पर बाबू देख रहे हैं कि 7 5 12 5 17 17 5 22, तो 22 5 हो जाता है 27, 27वां लेटर हो जाएगा ए। फिर देखिएगा पी यू 16 5 21, 21 5 26, 5 5 10, 10वां लेटर आपका हो जाएगा जे। फिर उसके बाद देखा जाए तो नंबर है यहाँ 32 3 35, 3 38, 38 3 41, तो 41 3 हो जाएगा 44, यहाँ नंबर होगा 44। फिर देखा जाए 19 5 24, 24 3 5 29, 3 5 8, तो 8 5 हो जाएगा 13। तो आपका सही आंसर होगा ए जे 44M, ए जे 44M, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर आप लोग दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 के बाद अगला क्वेश्चन 81 नंबर को देखा जाए और 81 नंबर क्या बोल रहा है इस पर थोड़ा सा आप लोग नजर देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में पूछा ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम अंक होना चाहिए, एक विषम अंक होना चाहिए। ऐसे विषम अंकों को ढूंढना है जिसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग, इसके पहले नहीं है, इससे पहले भी नहीं, यहां देखा जाए तो ये एक के पहले यहां पर पूर्ण वर्ग है, ठीक बाद में ये आपका एक विषम संख्या है, तो एक तो आपका यहां पर एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 3 भी आपके काउंट होंगे जिसके ठीक बाद ये एक विषम संख्या और ठीक बाद ये पूर्ण वर्ग, ये वर्ग भी है, तो एक नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें और कहाँ है तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है जिसके ठीक बाद में एक विषम संख्या, ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, तो एक नंबर और आपका हो जाएगा 3। इसके बाद और अगर देखें तो और कहीं भी ये नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी 1 3 3, 3 जगह ऐसे आपके नंबर हैं जिसके ठीक बाद में एक विषम संख्या और ठीक पहले आपका एक पूर्ण वर्ग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो 92 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा देखिएगा नंबर क्या आता है। तो नंबर दिया गया है बाबू 40, 40 माइनस, माइनस का अर्थ दिया गया जोड़, तो जोड़ हो जाएगा 17, भागा है 3, भाग का अर्थ दिया गया गुना, तो गुना हो गया आपका 3, जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ दिया गया है -25 और गुना 5, गुना का अर्थ दिया गया भाग, तो यहाँ पर भागा हो जाएगा 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 जोड़ 17 तिया 51 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका भाग देंगे तो 5, 51 और 40 आपका हो जाता है 91 माइनस 5 बराबर हो जाएगा नंबर 86। तो आपका सही आंसर जाएगा 86, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे और देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा। इस पर थोड़ा सा आप लोग बारीक से नजर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो नंबर यहाँ पर दिया गया बाबू 98, फिर है आपका 118, फिर दिया गया है 208, उसके बाद है आपका 334, फिर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका 718। अगर देखें 58 और 118, तो यहाँ जो अंतर है
ये आपका कितना का है, तो 60 का अंतर। 118 और 208 यहाँ अंतर है आपका 90 का। 208 और 334 यहाँ जो अंतर है ये है आपका 126 का। तो यहाँ जो अंतर हम देख रहे हैं, देखो 60 90 ये अंतर जा रहा है 30 का, 90 126 यहाँ अंतर जा रहा है आपका कितने 36 का। तो 30 6 36, तो 36 6 42, आगे 42 का अंतर जाएगा तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 4 2 6, 1 का 1, 168 का अंतर। तो 8 4 12 का 2 शेष हो जाएगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 शेष 1, 3 1 4 1 5 502। फिर अंतर 42 और 8 6 हो जाएगा 48, 168 में 48 जुड़ेंगे तो 8 8 16 का 6 शेष हो जाएगा 1, 6 4 10 1 11, 1 और 1 2, 216 का अंतर रखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 और 6 हो गया 8, 1 का 1, 5 2 7, 718। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा 502, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ ग्रुप डी का सेट नंबर 9 के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। उम्मीद है सारे कन्फ्यूजन डाउट जो भी रहेंगे निश्चित रूप से दूर हुआ होगा। तो फिर हम लोगों की मुलाकात होगी अगले सेट में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।